नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 34। और पाठ 34 में आज हम बात करेंगे देशकांड कुंडली की। देशकांड कुंडली जिसको D3 चार्ट भी कहते हैं और वर्ग कुंडली प्रकरण हम देख रहे हैं और जिसमें हम आज D3 की बात करने वाले हैं। तो आइए समझ लेते हैं D3 किस लिए होता है। तो ये आपके पराक्रम को देखने के लिए लग्न कुंडली के तीसरे भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करना है तो D3 चार्ट को देखना ही होगा। ये D3 चार्ट आपके पराक्रम के बारे में विशेष रूप से बताएगा, आपके भाई बहनों के आपके बीच में कैसा संबंध रहेगा, कितने भाई बहन होंगे और आपसे जो छोटा भाई होगा बहन होगी, इन सभी के बारे में जो पूरा विश्लेषण हम कर सकते हैं, उनकी आयु के बारे में, उनके सुख के बारे में, वह हम D3 चार्ट से करते हैं। तो चलिए आज समझ लेते हैं D3 चार्ट को। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सभी का स्वागत है। हम देशकांड कुंडली आज देख रहे हैं। कैसे इसको देखते हैं, कैसे हम इसका फलादेश कर सकते हैं, इस बात को सीखना है आज। अब तक हमने लग्न कुंडली देखी, D1 चार्ट को हमने समझा, D2 चार्ट को समझा, D3 चार्ट को आज समझेंगे। तो एक राशि 30 अंश की होती है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। एक राशि 30 अंश की होती है। अगर उसके दो हिस्से कर दें तो 15-15 अंश के दो हिस्से हो जाएंगे एक राशि के, जिसको हम बोलेंगे होरा। और वहीं अगर हम उस राशि के 3 हिस्से कर दें तो हम उसको बोलते हैं देशकांड कुंडली, D3 चार्ट। ये चार्ट हमें कुछ ऐसी बातें बताता है, कुछ ऐसी बातों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के काम आता है जो कुंडली के लग्न के तीसरे भाव से संबंधित है। जैसे कि हम पराक्रम देखेंगे तो तीसरे भाव से देखेंगे, जैसे छोटे भाई बहनों के बारे में देखेंगे, उनका सुख देखेंगे तो तीसरे भाव से देखेंगे। तो उसका सूक्ष्म विश्लेषण अगर करना है तो D3 चार्ट को देखा जाएगा। अब 3 हिस्से अगर हम एक राशि के कर दें तो पहला जो हिस्सा होगा वह 0 से 10 अंश का हो जाएगा, 0 से 10 अंश का। और दूसरा हिस्सा 10 से लेकर 10 से ऊपर, 11 लिखा हुआ है 10 से ऊपर और 20 तक का होगा, 20 अंश तक का। तीसरा हिस्सा 20 से ऊपर 30 अंश तक का होगा। तो जो पहला हिस्सा है, जो पहला देशकांड है, उसको हम क्या कहेंगे? जो पहला देशकांड है उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये, इसके स्वामी कौन है? नारद हैं। ये नारद मुनि इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो किसी का जो देशकांड निकल कर आता है कैलकुलेशन के बाद में, वो अगर 0 से 10 अंश के बीच में आता है तो आप ये कहोगे कि उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? नारद मुनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं यदि किसी का दूसरे देशकांड में जन्म होता है और 10 से 20 अंश के बीच में उनकी जो देशकांड निकल कर आता है तो वहां पर आप ये कहोगे कि अगस्त ऋषि जो है वह उसको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह उसके स्वामी है। वहीं तीसरे देशकांड के स्वामी हो जाते हैं दुर्वासा ऋषि। और ये 20 से ऊपर और 30 तक के जो जिनका भी कोई भी राशि है उस राशि का देशकांड आता है, 20 से 30 अंश उसके होते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि उसका जन्म तीसरे देशकांड में हुआ है। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि यदि किसी का जन्म पहले देशकांड में हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? इसको रिप्रेजेंट कौन करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं नारद मुनि। अब नारद मुनि के जो व्यवहार है वो कैसे हैं? एक तो वो एक बात को यहां से वहां करना उनकी आदत में है। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रथम देशकांड में जन्मे हैं उनमें भी वह लक्षण मिलेंगे, जैसे कि घूमना पसंद होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति ईश्वर का भक्त होता है और आस्थावान होता है, आस्तिक होता है। मन उसका अस्थिर रहेगा, चंचल प्रकृति उसकी होगी, लेकिन हंसमुख स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है और एक बात को इधर से उधर करना उसको बेहद अच्छे से आता है। लेकिन बात जो होगी किसी को लड़ाने वाली नहीं होगी, लोकहित के लिए वह बात करेगा। ऐसे व्यक्ति जो अपना करियर बना सकते हैं, वह समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वह डायरेक्ट हो या अथवा इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरीके से
ऐसा जो व्यक्ति होगा उसमें सेवा की, भक्ति की, निष्ठा के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहता है। सही मायने में वही है कि ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से नारद मुनि के ही लक्षण उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी का जन्म दूसरे देश कांड में हुआ है तो उसमें जो लक्षण मिलेंगे वह अगस्त ऋषि के समान होंगे। अगस्त ऋषि कैसे थे? तो अगस्त ऋषि परोपकारी थे, दृढ़ निश्चय करने वाले थे, दृढ़ संकल्प लेने वाले थे, शक्ति से युक्त भी होता है ऐसा व्यक्ति, अत्यंत पराक्रमी भी होता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है, परिश्रमी भी होगा और अच्छे कामों के लिए हमेशा आगे बढ़कर आएगा, उसका नाम होगा अच्छे कामों के लिए। समस्त सुख साधनों को उसकी पूर्ति होती है, समस्त सुख साधन उसको मिलते हैं, लोक कल्याण की भावना से वह हमेशा प्रेरित रहता है, लोक कल्याण के लिए वह हमेशा आगे आ चाहता है, चाहे उसे उसका कुछ भी मिले लेकिन वह लोक कल्याण के लिए आगे रहता है। ऐसे लक्षण जो मिलेंगे वो तृतीय देश कांड में जन्मे व्यक्तियों में मिलेंगे। वहीं यदि तीसरा जो देश कांड में अगर किसी का 20 अंश से लेकर 30 अंश के बीच में जन्म हुआ है तो वहां दुर्वासा मुनि के लक्षण मिलेंगे, जैसे कि ऐसा व्यक्ति एक तो मुंह फट होगा, कुछ भी कह देगा, क्रोधी उसका स्वभाव होगा, अभिमानी प्रकृति का भी ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा, धैर्य कम होता है। तीसरे देश कांड में जन्मे जो व्यक्ति हैं जो 20 से 30 अंश के बीच में आते हैं उनमें जो धैर्य कम मिलेगा, दूसरों की गलती, अगर किसी ने गलती कर दी तो उसे जल्दी से क्षमा नहीं करते, उनका गुस्सा जल्दी से शांत नहीं होता, लेकिन उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं। तो ये हमको समझना है। सबसे पहले तो ये हमने समझ लिए कैसी प्रकृति होगी, तो ये आप आसानी से समझ सकते हो। अब आगे देख लेते हैं। यहां पर लग्न लिया है और ये D1 चार्ट हम इसको कहते हैं, ये D1 चार्ट है और ये D3 चार्ट है, ये D3 चार्ट है। ठीक है, ये दो अलग अलग हैं, इनको हमको देखना नहीं है, सिर्फ ये समझना है लग्न में स्थिति, क्योंकि यहाँ 4 हैं। अब आप आपको सिर्फ अगर लगे समझ में आए कि यहाँ कौन कौन से योग बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम पॉइंट समझाना है, मेन मेरा उद्देश्य। देखिए, अगर द्वेषकांड लग्न का जो स्वामी है, द्वेषकांड लग्न का जो स्वामी है वह कोई पुरुष ग्रह हो, यहां पर देखिए नीचे दोनों द्वेषकांड लिखे हुए, यहां पर कौन है? कर्क, कर्क के स्वामी कौन हो गई? चंद्रमा, ये स्त्री ग्रह है, तो ये तो यहां नहीं हुआ इस रूल में। और यहां देखिए यहाँ वृश्चिक है, तो यहां क्या कौन है? यहाँ पुरुष ग्रह है, कौन है? मंगल। मंगल हो, सूर्य हो या गुरु हो, अगर ये लग्नेश होते हैं द्वेषकांड कुंडली के तो उस जातक के छोटे भाई का उसको सुख मिलता है, छोटे भाई का सुख मिलेगा, क्योंकि यहां कौन है? लग्नेश कौन हो गए? यहां पर लग्नेश हो गए पुरुष ग्रह, और यहां पर है स्त्री ग्रह, तो वहां पर बहन का सुख मिलेगा पहले। ठीक है, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया था कि लग्न की स्थिति आपको देखनी होगी। लग्न अगर बलवान है, लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तीसरे भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में है, तब जो D3 चार्ट है उसमें भी अच्छे योग बन रहे हैं, तो निश्चित है कि वह पूरा फल देने वाले होंगे। लेकिन अगर लग्न कमजोर है, लग्न के स्वामी 6, 8, 12 में बैठे हुए नीच स्थिति में है, और जो तृतीय भाव के स्वामी है वह भी अस्थावस्था में या कोई ऐसी खराब स्थिति में बैठे हुए हैं जो अपना अच्छा फल नहीं दे सकते, तब वहां पर D3 चार्ट कितना ही अच्छा फल दे दे, लेकिन उस स्थिति में वह पूरा फल उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वही कि लग्न के पास में उस D3 की जो मिलने वाली, जो वहां से मिलने वाला है उसको लेने की क्षमता होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहां पर हम बात कर रहे थे कि यदि किसी का पुरुष ग्रह है लग्न का स्वामी, यहाँ का D3 चार्ट की लग्न का जो स्वामी है अगर पुरुष ग्रह है तो उसे छोटे भाई का सुख मिलेगा, और यदि कोई स्त्री ग्रह है तो उसे छोटी बहन का सुख मिलेगा। और इस बात की जो पुष्टि हमको करनी है वह कहां से करनी है? लग्नेश, किससे? D1 चार्ट, D1 चार्ट के, जिसको हम लग्न बोलते हैं, लग्न चार्ट
से, तो उसमें अगर लग्नेश पुरुष ग्रह है, अब देखिए यहाँ पर दोनों स्त्री ग्रह है, अगर मानकर चलिए यहाँ पर कोई पुरुष ग्रह होता, मैं यहाँ पर कर देता हूं कि यहाँ पर कोई पुरुष ग्रह होता, यहां पर करते हैं पुरुष ग्रह, यहां इसको हटा देते हैं, यहां अगर पुरुष ग्रह होता, जैसे कि यहां हम सूर्य कर देते हैं, पुरुष ग्रह हो और अपने मित्र के घर में बैठ जाए, ठीक है, अपने मित्र के साथ बैठ जाए, तो यहां पर जैसे ये सूर्य है, सूर्य यहां बैठे, अगर सूर्य यहां पर अपने मित्र के घर में बैठ जाते, जैसे कि अगर यहां नहीं बैठ के सूर्य कहां बैठ जाते, यहां बैठ जाते, ये मित्र हो गया, अगर मित्र के घर में बैठ जाते, या पीछे आप ध्यान मत दो, जो मैं बता रहा हूं आप वो ध्यान दीजिए, अगर जैसे यहां सूर्य की लग्न में होते यहां सूर्य, और अगर ये यहां बैठ जाते, तो यहां पर ये मित्र का घर हो गया, और मित्र के साथ बैठ के मंगल के साथ बैठ जाते, तो ऐसी स्थिति में जो भाई है, उस जातक का भाई उसका सहयोग करता है, उसका सुख उसे पूरा मिलता है, क्योंकि मित्र हो गए और मित्र होकर बैठ गए, तो यहां पर वह सुख देने वाला होगा, सहयोग उसका मिलेगा। और यदि को लग्नेश स्त्री ग्रह होकर, अगर लग्नेश स्त्री ग्रह होकर, जैसे कि यहां है लग्नेश है, स्त्री ग्रह है, स्त्री ग्रह चंद्रमा अपने मित्र के घर में बैठे हैं, कहां पर, मित्र क्षेत्री हैं, मित्र ग्रह से युत हैं, तो जातक को अपनी बहन से सुख और स्नेह सहयोग मिलता है। तो यहां पर चंद्रमा अपने किसके घर में बैठे हुए हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं लग्न में, तो यहां पर उसको बहन का सुख मिलेगा। लेकिन हमको फिर वही बात का ध्यान देना होगा कि यहां पर इस कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी कहां बैठे हुए हैं, वो यहां बैठे हुए हैं और वो अस्थावस्था में है। तो क्या इस व्यक्ति को छोटी बहन का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह कहां पर पहुंच गए, मृत्यु के घर में पहुंच गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक नियम है कि जो D3 चार्ट की लग्न है, जो एक सेकेंड, जो D3 चार्ट की लग्न है, यहां पर करके और यहां पर वृश्चिक लग्न है, तो यहां पर जो D3 चार्ट की लग्न है ये शुभ ग्रहों से युक्त हो, इसको शुभ ग्रह देखें। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसको शुभ ग्रह देखें, तो शुभ ग्रह 1 2 3 4 5, तो बृहस्पति भी नहीं देख रहे, कौन देख रहे हैं? शुभ ग्रह कोई देख रहा है? 1 2 3 4, यहां कोई शुभ ग्रह इसको नहीं देख रहे हैं। अब यहां देख लेते हैं, यहां पर इसको कोई शुभ ग्रह देख रहा है क्या? तो 1 2 3 शनि देख रहे हैं, ये शुभ तो है नहीं। ये बृहस्पति भी नहीं देख रहे। तो अगर कोई शुभ ग्रह देखे, मानकर चलिए मैं यहां पर एक कर देता हूं, जैसे कि अगर ये गुरु यहां बैठे हुए नहीं होते और गुरु यहां होते, 1 2 3 4 5, तो गुरु यहां पर देखते, अगर यहां बैठे होते तो लग्न को देखते। तो उस स्थिति में अगर कोई जो लग्न है उसको कोई शुभ ग्रह देखे, तो या लग्न का स्वामी देखो, या तो ऐसी स्थिति बनती कि लग्न शुभ ग्रहों से युक्त हो, देख भी सकते हैं, या फिर यहां पर अगर बृहस्पति यहां पर बैठ जाते तब भी स्थिति क्या होती, अच्छी होती। ठीक है, बृहस्पति बैठ जाते, क्योंकि यहां पर कर्क में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, तो वैसे भी स्थिति अच्छी होती। तो यहां पर जो लग्न का स्वामी है, अगर लग्न का स्वामी जैसे चंद्रमा है, यहां पर लग्न का स्वामी अगर वह केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, यहां कहीं भी चंद्रमा होते, यहां बैठे होते, यहां बैठे होते, या अथवा में यहां बैठे हो या यहां बैठे हो, यहां भी बैठ सकते हैं, यहां भी बैठ सकते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती तो उस व्यक्ति का, या फिर शुभ ग्रहों से भी, और साथ में शुभ ग्रह भी इनको देखते हुए होते चंद्रमा को, तो अगर यहां बैठे तो बृहस्पति, यहां बैठते तो बृहस्पति देखते, 1 2 3 4 5 यहां बैठे हुए होते तो, और बृहस्पति यहां होते तब भी बृहस्पति देखते, तो दोनों स्थिति बन जाती। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जो जातक का भाई होगा वह कैसा होगा, दीर्घायु होगा, अच्छे प्रतिष्ठित और सुखी संपन्न उसकी स्थिति होगी, प्रतिष्ठित होगा, बहुत ही अच्छा उसको वैभव प्राप्त होगा, ऐसा भाई होगा छोटा। ठीक है, और अब आगे और देख लेते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
मैं नियमों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आशा करता हूं आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए, अगर D3 का जो लग्नेश है, इसकी जन्म कुंडली के जो लग्नेश से मित्रता हो, अगर जैसे कि यहां देखिए, जैसे यहां तो एक ही है, मानकर चलिए कि यहां पर ये तो चंद्रमा ही है, और यहां पर अगर मैं कर दूं कि यहां पर 5 नंबर, तो 5 नंबर का अर्थ हो गया कि सूर्य है। चंद्रमा और सूर्य क्या है? मित्र है आपस में। तो दोनों मित्र होते तो उसका भाइयों से अच्छा संबंध होता। और अगर यहां पर शत्रुता हो, जैसे कि यहां पर जैसे ये चंद्रमा है और यहां हम कर देते हैं, यहां कर देते हैं हम, इसका चंद्रमा का शत्रु कौन हो गया? बुध। 6 नंबर कर देते हैं, यहाँ 6 नंबर कर देते हैं, ठीक है, 6 नंबर होते। तो यहां पर 6 नंबर और वहां पर 4 नंबर, तो इसका अर्थ हो गया कि एक कन्या और एक हो गई कर्क। तो कर्क का लग्नेश कौन हो गया? चंद्रमा। और कन्या का जो लग्नेश, कन्या के आधार पर लग्नेश हो गए बुध। चंद्रमा और बुध में क्या है? शत्रुता है। तो अगर शत्रुता होती तो भाई के साथ में कैसे संबंध होते? कटु संबंध होते। और अगर यहां पर कोई समग्रह बैठा हो, कोई समग्रह बैठा हो, जैसे कि यहाँ चंद्रमा हो गए और चंद्रमा के साथ में जो संबंध बनाता हो, ना कोई शत्रुता और ना ही उसको कोई मित्रता, तो ऐसी स्थिति में भाई बहनों का जो भाव भी है वह भी सम ही रहेगा। तो मित्र है तो नियम हम कहाँ पहुंचे कि अगर मित्र है, लग्नेश का D3 के लग्नेश के साथ में अगर मित्रता है, नैसर्गिक मित्रता, तो वहां पर जो भाई है उसके साथ में भी बहुत अच्छा संबंध होगा। लेकिन अगर लग्न के, जिसको हम D1 बोलेंगे, लग्न के जो D1 लग्न के D3 लग्न के जो लग्नेश हैं उसके साथ में अच्छा जो नैसर्गिक शत्रुता है, तो दोनों भाइयों में हमेशा कटता रहेगी। और यदि एक दूसरे के प्रति सम है तो वहां पर क्या होंगे? सम भाव रहेंगे, भाई बहनों के बीच में उनमें समभाव रहेंगे, भाई है या बहन है, ये जो भी स्थिति है वहां पर बनती है। और एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर D3 जो लग्न है, D3 लग्न, हम D3 लग्न की बात कर रहे हैं, D3 लग्न, अगर D3 लग्न का जो स्वामी है वह लग्न से त्रिक भाव कौन से हो गए? 6, 8, 12 इन भावों में हो। तो यहां पर भी हम देख लेते हैं 6, 8 और 12 इन भावों में। तो यहां पर जब भी ये इन भावों में होता है तो या फिर किसी पापी ग्रह के साथ में युत हो, जैसे राहु के साथ में, या जो राहु के साथ में हो गए, तो ये इस तरीके से पापी ग्रह के साथ में युत होने पर या उनसे देखने पर, कोई उसको देख रहा हो तो भाई को शारीरिक कष्ट होगा। ऐसा उनका भाई रोगी हो सकता है, दुखी हो सकता है या अल्पायु हो सकता है। अब देखिए यहां देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली है वह घर में परिवार में सबसे छोटा है और उसके छोटे भाई बहन नहीं है, तो बचपन में ही उसकी जो मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में इन दोनों ही कुंडलियों में ये स्थिति है, ये बिल्कुल सही स्थिति है। दोनों में ही आप देखिए, यहां पर ये लग्नेश चंद्रमा कहां बैठ गए? यहाँ रोग भाव में बैठ गए, अल्पायु योग बना दिया। और यहां पर देखिए ये 12वें भाव में बैठ गए। तो यहां पर ये दोनों में ही सही, बिल्कुल सही बात बन रही है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि यदि D3 का जो लग्न है उसमें जितने पुरुष ग्रह हों, अगर यहां तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जितने पुरुष ग्रह हों उतने भाई, और जितने स्त्री ग्रह वहां पर बैठे हों उतने बहन। जैसे मानकर चलो यहाँ पर जैसे चंद्रमा खुद बैठ जाते और साथ ही साथ शुक्र बैठ जाए स्त्री ग्रह, तो मानकर चलिए 2 बैठे हैं तो उसके 2 बहन हो गई। और अगर पुरुष ग्रह बैठ जाए, मंगल बैठ जाए और सूर्य बैठ जाए तो उतने ही उसके भाई हो जाते हैं। तो ये संख्या उतनी ही देखिए जितने स्त्री ग्रह। और मानकर चलिए यहाँ पर शुक्र भी बैठ जाए तो आप कहोगे भाई 2 भाई
और एक बहन की स्थिति बनेगी। या फिर जो D3 का जो लग्नेश है वह जिस राशि क्रमांक में हो उतने भाई बहन होते हैं, उतने भाई बहन होते हैं। लेकिन ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि ये उस समय की बात है जब जनसंख्या नियंत्रण नहीं थी। अब जनसंख्या को कंट्रोल करने के अनेक साधन हैं, तो इस पर आप वो लागू अब नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पहले थी ये कंडीशन, अब ये आप समय को भी देखते हुए, क्योंकि ये समय को बिल्कुल मानकर चलिए, जो भी स्थितियां होती हैं देश की वह सबसे ऊपर रहेंगी। ये सामान्य स्थिति के लिए है। अगर देखिए लग्नेश जो D3 का लग्नेश है और जन्म का लग्नेश है, ये परस्पर इनमें जैसा रिलेशन होगा वैसा ही उसके साथ में भाई बहनों का होगा। जैसे कि यहाँ पर जो लग्नेश है, यहाँ तो एक ही है चंद्रमा चंद्रमा, तो यहाँ तो बैर भाव का कोई मतलब ही नहीं है, खुद में खुद है। तो और अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंद्रमा और यहाँ पर मंगल, चंद्रमा मंगल में कोई शत्रुता नहीं है, तो यहाँ पर भी जो इनके भाई बहन है उनके बीच में, लेकिन चंद्रमा जल है और मंगल क्या है, अग्नि है। बस इतना जरूर है, तो थोड़े से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन बाकी नहीं है। जो उनके भाई बहन है उनके साथ में रिलेशन अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर जब छोटे भाई बहनों की स्थिति समाप्त हो गई तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें बस नियम देखने हैं कि यहाँ पर जो लग्न हो गए और जो D3 के लग्न हो गए, अगर ये मित्र हैं तो भाई के साथ में अच्छा रिलेशन है, लेकिन अगर ये शत्रु हैं तो भाई के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं होगा, भाई हो अथवा बहन हो, कोई भी है। अब आगे एक बात और समझ लेते हैं कि अगर D3 के जो लग्नेश हैं, अगर D3 के जो लग्नेश हैं, D3 के लग्नेश किसी शत्रु या नीच राशि में हो, D3 के जो लग्नेश हैं, यहां मानकर चलिए मंगल है, और मंगल किस राशि में, मंगल जो होंगे वह किस में नीच के हो जाएंगे, तो वह किस में होंगे, 4 नंबर की राशि। 4 नंबर की राशि कहाँ गई, यहां। तो यहां पर इसके जो लग्नेश हैं वह लग्नेश शत्रु या नीच राशि में हो, शत्रु की राशि में हो या नीच राशि में। और मंगल के जो शत्रु हैं कौन है, शनि की राशि होगी मंगल के शत्रु ऐसे। लेकिन यहाँ पर कहाँ बैठे हों, जैसे कि ये मंगल हैं और ये बैठ जाए आकर चंद्रमा की इस राशि में, यहाँ बैठ जाए चंद्रमा की राशि में, तो यहाँ पर अगर ये बैठ जाते हैं, देश कांड लग्न शत्रु या नीच राशि में हो, तो उस राशि के तुल्य शरीर पर चोट या घाव आदि के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर अगर आकर बैठ जाएं तो वहां पर उस स्थान पर क्या होगा, घाव या कोई चोट का निशान होगा। वो कहाँ को, काल पुरुष के जिस भी हिस्से को वह रिप्रेजेंट कर रही है वहां पर, ठीक है। आगे देखिए, अगर केंद्र या त्रिकोण में स्थित ग्रह, अगर कोई जो ग्रह है वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, कोई ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में हो, यहां देखिए कोई ग्रह अगर है केंद्र या त्रिकोण में, मानकर चलिए यहां पर मंगल है, वह ऐसे बैठा होता और यहां भी मंगल बैठा हुआ होता, तो केंद्र या त्रिकोण में स्थित ग्रह अपने ही देश काल में होता तो जातक विद्वान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, धनी भी होता है, कला निपुण और प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होता है। अब यहां पर राशि भी अगर यही हो जाती, जैसे यहां पर है, जैसे हम यहां पर कर देते हैं कि आप यहां देखिए अपने ही राशि में बैठा हो, विराजमान हो, जैसे इस कुंडली में यहां पर मंगल होते, जैसे यहां मंगल है तो ये मंगल यहां पर विराजमान हो जाए, तो देशकाल लग्नेश जो है वह अपने यहां पर भी मंगल बैठे हुए हों और यहां पर वह स्वदेश कांड में हो, तो यहां पर जैसे मंगल है तो वहां पर स्थित हो, यहां पर केंद्र में भी हो सकते हैं या त्रिकोण में भी स्थित हो सकते हैं, तो वहां जातक विद्वान होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, धनी होगा, कला में निपुण होगा और प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पर होगा, अपने ही देश कांड में आते हैं। तो
जैसे यहाँ पर चंद्रमा होते और चंद्रमा यहाँ पर है और यहाँ भी चंद्रमा है, तब भी वह क्या होती, तब भी यही स्थिति बनती। अब आगे देखिए, यदि जो D3 का जो लॉर्ड है वह किसी शुभ ग्रह की राशि में हो, जैसे कि D3 का लॉर्ड है शुभ ग्रह की राशि। अब वैसे यहाँ पर ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में, और यहाँ देखिए यहाँ मंगल खुद अपने घर में बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मंगल खुद अपने घर में बैठे हुए हैं, तो दोनों स्थितियां अच्छी हैं। तो यहाँ पर अगर द्वेषकांड का स्वामी ग्रह जो शुभ ग्रह की राशि में हो, ठीक है, या शुभ ग्रह से युत हो, तो जातक निरोगी होता है। कोई शुभ ग्रह की राशि है, जैसे यहाँ पर बृहस्पति की राशि है और यहाँ पर जो खुद मंगल की खुद राशि है, तो यहाँ पर वह, लेकिन ये कौन से त्रिक भाव है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। अगर यहाँ पर लग्नेश, जैसे ये लग्नेश है और ये यहाँ पर जो शुभ ग्रह की राशि जैसे कि चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ आकर बैठ जाए, चंद्रमा कहाँ बैठ जाते, यहाँ चंद्रमा होते, तो यहाँ पर चंद्रमा होते तो जातक कैसा, निरोगी होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, सम्मानित होगा, धनी होगा, सुख साधनों से युक्त होगा। लेकिन विरोधी और शत्रुओं के कारण उसको हमेशा क्या होना पड़ता है, व्यतीत होना पड़ता है। उसका जो भाग्योदय होगा अपने देश में ही उसका भाग्योदय होता है, ये स्थिति उसकी बनती है। आगे देखिए, अगला नियम है, यदि द्वेषकांड के जो स्वामी हैं वे अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र में स्थित हों। अब द्वेषकांड के स्वामी अपनी उच्च राशि में हो और केंद्र में हो। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने अभी इसके द्वेषकांड के स्वामी कौन, चंद्रमा, और अगर चंद्रमा यहां विराजमान होते हैं, ठीक है, तो द्वेषकांड के स्वामी अपनी राशि में होकर केंद्र में स्थित हो। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी उच्च राशि में हो और केंद्र में स्थित हो, तो वहां पर केंद्र में स्थित हो तो जातक राजा के समान सुख साधनों से युक्त होगा। स्वराशि का हो, अगर स्वराशि के हैं तो धनी होगा, मित्र राशि का हो तो निर्वाह योग्य धन का लाभ अर्जित करेगा। तो हमें तीन स्थितियां पता चल गई कि या तो ये उच्च के होंगे या फिर ये अपने मित्र के घर में हो, या जैसे कि यहाँ पर ये मंगल है, मंगल अगर यहाँ बैठे हों, यहाँ देखिए, इसमें देखिए आप, यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर ये लग्नेश मंगल यहाँ विराजमान हो, अपने मित्र के घर में हो, केंद्र में आ गए, मित्र के घर में आ गए, तो अगर यहाँ पर मंगल की स्थिति ये होती तो ऐसा जातक क्या होता, राजा के समान सुख साधनों से युक्त होता। और अगर खुद की राशि यहाँ पर होती, यहाँ बैठे हुए होते, यहाँ बैठे होते खुद की राशि में, तो जातक धनी होता। और अगर मित्र राशि के होते, मित्र के राशि तो ये मित्र राशि ही है, उच्च के होते तो राजा के समान, और अगर अपनी राशि में हो तो वह कैसा होगा, धनी होगा। और अगर मित्र की राशि में हो, जैसे कि यहाँ सूर्य के यहाँ विराजमान हो, तो जीवन को अच्छी तरह से चलाने के योग्य उनके पास पर्याप्त धन और सम्मान सहित वह धन प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियां बनती है। आगे एक और नियम देख लेते हैं। आपको नियम समझ में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे नियम है कि जो D3 का लॉर्ड है, D3 का जो लॉर्ड है, जैसे कि यहां पर हम इस कुंडली को देख लेते हैं, D3 का लॉर्ड है वो किसमें है, वह पणफर में है। पणफर कौन कौन से होते हैं, जो दूसरा भाव हो गया, दूसरा भाव और पांचवा भाव और आठवां भाव और 11वां भाव, ये पणफर है, ठीक है। अगर यहां पर है, पणफर में है, तो वे अगर यहां पर स्थित हैं और उच्च के हैं या स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं। अगर उच्च का है, स्वराशि का है, तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, लग्नेश की। अगर लग्नेश यहां विराजमान हो, जैसे यहां मंगल है, या यहां विराजमान हो, या यहां विराजमान हो, या फिर यहां विराजमान हो, तो अब देखना क्या है कि वहां पर स्थित हो, या तो वह उच्च का बन रहा हो, या अपने ही राशि में हो, या फिर मित्र की राशि में हो। तो मंगल को अगर हम यहां बैठाएंगे तो बुध के साथ शत्रुता है, तो ये तो दोनों
नहीं होंगे। तो यहां पर बैठेगा तो क्या हो जाएगा, मित्र के घर में हो गया। यहां बृहस्पति मित्र, मित्र के घर में हो गया। तो जातक अगर ऐसी स्थिति यहां पर मंगल विराजमान हो, वृश्चिक की कुंडली में हो, तो मंगल की स्थिति सिर्फ समझाने के लिए है ये। आप वहां देखिए, नियम को देखिए आप। तो नियम कहता है कि लग्नेश अगर कहां पर हो, दूसरे भाव, पांचवें भाव, आठवें भाव या फिर छठे भाव में से किसी में भी बैठे हो, और कहां बैठे हो, या तो अपनी खुद की उच्च राशि में हो, या खुद की स्वय राशि में हो, या फिर मित्र की राशि में विराजमान हो, तो जातक क्या होता है, जातक श्रेष्ठ पद प्राप्त करके राजा के समान सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है, सभी प्रकार से संपन्न होता है। ठीक है, आगे देखिए और नियम समझ लेते हैं। अगर ये लॉर्ड, अगर इसका लॉर्ड कहां पर बैठा है, वह अपोकिल में बैठा हुआ है, तो जैसे कि 3 6 9 12, अब 3 6 9 12 को देखिए, तीसरा भाव, छठा भाव और नौवां भाव, और 12वां भाव अगर यहां बैठा हुआ है और स्थित होकर उच्च हो या स्वग्रही हो या मित्र की राशि का हो, तो जातक भूमि, संतान, वाहन आदि सुखों से संपन्न, सदाचारी और कृषि कार्यों से धनी होता है। अब देखिए यहां पर, आप देखिए ये स्थिति हम कहां देखेंगे, यहां देखेंगे, इस कुंडली में आप देखिए, और यहां पर भी देखिए, दोनों ही कुंडलियों में ये योग बनना है। कैसे, यहां पर जो लग्नेश है चंद्रमा है, यहां पर लग्नेश है कौन है, मंगल है। मंगल कहां बैठे हैं, छठे घर में बैठे हैं, छठे घर में अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो स्वय राशि में हो गए। और यहां पर ये किसके घर में बैठे हुए हैं, चंद्रमा, ये बैठे हुए अपने मित्र के घर में, बृहस्पति के घर में बैठे हुए धनु राशि में। ठीक है, तो इन दोनों स्थिति में ये स्वग्रही, तो यहां तो स्वग्रही हो गया, और यहां स्वग्रही हो गया, और यहां क्या हो गया, मित्र के घर में हो गए। तो ऐसा जातक क्या होंगे, भूमि, संतान, वाहन आदि सुखों से संपन्न होगा, सदाचारी होगा, कृषि कार्यों से ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करने वाला होता है। तो कृषि ऐसे व्यक्तियों के पास में होती है, और यहाँ पर इन दोनों कुंडली जिन जो देख रही हैं, इन दोनों के पास में यह स्थिति 100% बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, अगला नियम है। तो ये नियम हमारा बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सही नियम है, क्योंकि ये कुंडली बिल्कुल चिर परिचित हैं, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूं जो नियम यहां दिख रहे हैं। देखिए आगे एक नियम है कि जो D3 कुंडली में अगर चंद्रमा, D3 में अगर चंद्रमा यदि स्वयं देश कोण में हो, अपने ही यहां पर घर हो, कर्क में बैठे हुए हो, इसका अर्थ हो गया, या सूर्य, मंगल, बुध, गुरु के देश काल में हो। अब देखिए यहां पर ये कुंडली में चंद्रमा जो है वह अपने मित्र के घर में हो गए, मित्र के देशकाल में हो गए। तो शुभ या मित्र देशकाल में हो तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, और विद्वान होगा, गुणी होगा, धनी होगा, स्त्री, भूमि और वाहन आदि सुखों से संपन्न होता है। यदि चंद्रमा शत्रु देशकाल में हो या पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक रोगी, व्यवसाय में असफल और धन संप्रदा एवं सुख साधनों से परेशान रहता है। और यदि चंद्र समदेश काल में हो तो शुभ और अशुभ दोनों के फल मिलते हैं। अब यहां मित्र के में, अब हमने पहले क्या देखा कि मित्र के द्वेष काल में हो, तो अब ये मित्र है, मित्र के में, लेकिन अगर चंद्रमा कहां पहुंच जाते, किसके घर में हम चंद्रमा को विराजित करें, जैसे कि चंद्रमा बुध के घर में बैठ जाए या शनि के घर में चंद्रमा चले जाते हैं, तो वहां पर ये चंद्रमा अगर शनि के घर में चले जाते, यहाँ चले जाते अगर चंद्रमा, तो वहां कौन सा हो गया, शत्रु का घर हो गया। तो यहाँ शत्रु के घर में स्थिति क्या बन जाएगी, शत्रु के घर में, जैसे यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ चंद्रमा किसके, बुध के घर में बैठ गए, यहाँ शत्रु के घर में बैठ गए। तो इस स्थिति में जो चंद्रमा शत्रु के घर में बैठ गए, तो इस स्थिति में जो जातक है वह रोगी होगा, व्यवसाय में असफल होगा, धन संप्रदा एवं सुख साधनों से परेशान रहता है। और अगर किसी सम के साथ में बैठ के, जिसके साथ में उनकी कोई मित्रता नहीं है ना कोई शत्रुता है, ऐसी राशि के
जो ऐसे ग्रह की जो राशि है उसके देशकांड में बैठ गए हैं तो वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल आपको देंगे। आर्थिक क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्तियों को देखने के लिए मिलते हैं। तो आशा करता हूं आज आपको कुंडली कैसे जो हम D3 चार्ट को देखेंगे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।